बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फेलोज़, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले एक दफ़ा फिर रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में मुल्तजी हों कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफ़ीक अता फ़रमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। डियर फेलोज़, आज हम जो अहम टॉपिक टेकअप करने जा रहे हैं वो है प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 514, जो अमूमी तौर पर मशहूर है, यानी मुचलके की, रिकॉग्निजेंस की या श्योरिटी बांड की का फोर फीचर या उसकी ज़ब्तगी। डियर फेलोज़, इस टॉपिक को प्रॉपरली एड्रेस करने के लिए मैंने 11 क्वेरीज़ फार्मूलेट की हैं आप अहबाब की कन्वीनियंस के लिए। पहले मैं आपके सामने वो क्वेरीज़ रखूँगा और उसके बाद वन बाय वन फ्राम द टेक्स्ट आई मीन बेयर एक्ट, CRPC 1898 की रोशनी में और लैंडमार्क जजमेंट्स ऑफ सुपीरियर कोर्ट की रोशनी में फिर हम इनका आंसर देंगे। सबसे पहली क्वेरी जो मैंने फार्मूलेट की है वो ये है कि श्योरिटी बांड, रिकॉग्निजेंस या मुचलका से क्या मुराद है। दूसरी, मुचलका से कौन कौन से सेक्शंस ऑफ लॉ डील करते हैं। और तीसरी क्वेरी, सेक्शन 513 और 514 किन किन किस्म के मुचलकों के साथ डील करता है। और नंबर 4, क्या अदालत मुचलका की बजाय पैसे या गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट्स जमा करवाने की इजाज़त दे सकती है। अगर दे सकती है तो कौन कौन से केस में इजाज़त नहीं दे सकती। डियर फेलोज़, पांचवी क्वेरी जो इस हवाले से फार्मूलेट की वो ये है कि अगर एक मुचलका ज़ब्त या फोरफीट हो गया हो तो क्या अदालत दूसरे मुचलके के लिए हुक्म दे सकती है। नंबर 6, अगर श्योरिटी मुचलका की शराइत पर पूरा नहीं उतरता, यानी जो श्योरिटी बांड के अंदर या मुचलका के अंदर शराइत लिखी गई हैं उनको ब्रीच कर देता है या ब्रीच हो जाती हैं, तो फिर कोर्ट क्या प्रोसीडिंग उसके अगेंस्ट इनिशिएट करेगी। डियर फेलोज़, 7वें नंबर पर क्या अदालत श्योरिटी की इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी गैर मनकूला प्रॉपर्टी को अटैच या सेल कर सकती है। और नंबर 8, क्या अदालत श्योरिटी बांड में लिखी हुई रकम को रिमिशन दे सकती है, रिमिट कर सकती है, यानी उसका पोर्शन या उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो माफ़ कर सकती है। और 9th नंबर पर, अगर श्योरिटी अपना दिया हुआ मुचलका वापस लेना चाहे तो क्या वापस ले सकता है। अगर वापस ले सकता है तो कब ले सकता है और क्या प्रोसीडिंग अदालत जो है वो कंडक्ट करेगी, और ये इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं कि ये पूरी करे तो फिर जो है वो मुचलका वापस ले सकता है। और 10वें नंबर पर, अगर श्योरिटी वफात पा जाए या दिवालिया हो जाए तो फिर अदालत क्या करेगी। और 11वें नंबर पर, अगर मुचलका की ज़ब्तगी यानी फोर फीचर के ज़िम्मन में कोई ऑर्डर अंडर सेक्शन 514 पास होता है तो अग्रीव पार्टी के लिए कौन सी रेमेडी है उस ऑर्डर के अगेंस्ट। डियर फेलोज़, अगर हम सबसे पहले सवाल की बात करें कि श्योरिटी बांड, रिकॉग्निजेंस या मुचलका से क्या मुराद है। डियर फेलोज़, मुचलका के जो प्रोविजंस हैं CRPC के अंदर, उनको जब हम इन टोटो पढ़ते हैं तो हमारे सामने जो मुचलका की कंप्रीहेंशन डेवलप होती है वो ये होती है कि मुचलका या रिकॉग्निजेंस या श्योरिटी बांड इज़ अ काइंड ऑफ अंडरटेकिंग विच इज़ गिवन बाय द श्योरिटी टू द कोर्ट for the release of an accused person against the amount asked or stipulated in the surety bond by the court. With this undertaking कि when and where this accused person is required to be produced तो ये produce करेगा, and if he fails to produce तो court अंडर सेक्शन 514 उसके अगेंस्ट कार्रवाई कर सकती है। वो कार्रवाई हम डिटेल के साथ यहाँ पर जो एक और क्वेरी फार्मूलेट की है उसके ज़िम्मन में उसको हम डिस्कस करेंगे। डियर फेलोज़, दूसरी क्वेरी है मुचलका से कौन कौन से सेक्शंस ऑफ लॉ डील करते हैं। प्राइमरीली हम फोर फीचर ऑफ मुचलका, रिकॉग्निजेंस या श्योरिटी बांड की बात करते हैं तो इसके साथ चैप्टर 42 डील करता है जिसके सेक्शन 513 से शुरू होते हैं और 516 तक जाते हैं। वैसे चूँकि कनेक्टेड सेक्शन दूसरे भी हैं कि बेल बांड किस सेक्शन के तहत लिया जाता है, वो
499 के तहत लिया जाता है। और इसी तरह जो चैप्टर 7 है और उसके सेक्शन जो 106 से शुरू होते हैं और 126 तक जाते हैं, जो फॉर गिविंग सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस या गुड बिहेवियर के मतलब सारे जो सेक्शन डील होते हैं वो उस चैप्टर के अंदर मौजूद हैं। वो भी चूँकि इसके साथ कनेक्टेड हैं तो इन सेक्शंस का भी हमें पता होना चाहिए। तीसरे नंबर पर सेक्शन 513 और 14 की ये जो कार्रवाई है ये किन किन मुचलकों के हवाले से है। डियर फेलोज, ये ज़ाती मुचलका, पर्सनल श्योरिटी बांड और दूसरा जो श्योरिटी बांड ने मुचलका देना है, उन दोनों के साथ डील करती है। और सीआरपीसी के अंदर कोई भी मुचलका रिकॉग्निजेंस या श्योरिटी बांड फॉर कीपिंग पीस, फॉर कीपिंग गुड बिहेवियर या फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द अक्यूज पर्सन या फॉर अपीयरेंस ऑफ द अक्यूज पर्सन कोई भी मुचलका दिया जाएगा और उस मुचलके की अगर ब्रीच होती है तो अगेंस्ट द पर्सन हु हैज़ गिवन श्योरिटी बांड, उसके अगेंस्ट जो कार्रवाई होगी वो इस चैप्टर के तहत होगी। डियर फेलो, चौथे नंबर पर क्या अदालत मुचलका की बजाय पैसे या प्रॉमिसरी नोट जमा करवाने की इजाज़त दे सकती है? अगर दे सकती है तो कौन सा केस है जिसमें नहीं दे सकती? डियर फेलोज, सेक्शन 513 बड़ा कॉन्स्पिक्यूस है, इस हवाले से कैटेगोरिकल है। वो ये कहता है कि कोर्ट इजाज़त दे सकती है, दिस इज़ द डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट, कि अगर श्योरिटी ये कहता है कि आप मुचलका लेने की बजाय मुझसे नकद में रकम जितनी आपने कही है वो ले लें या गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट ले लें, तो कोर्ट ये दोनों चीज़ें रिसीव करने की इजाज़त दे सकती है और रिसीव कर सकती है। डियर फेलोज, इससे अगला क्वेश्चन जो है मेरा कि अगर श्योरिटी मुचलका की शराइत पर पूरा नहीं उतरता तो अदालत क्या कार्रवाई करेगी? यानी जो उसने अंडरटेकिंग दी है, अगर उस अंडरटेकिंग की ब्रीच होती है, ब्रीच किस तरह हो सकती है कि जो अक्यूज पर्सन हु वाज सपोज्ड टू अपीयर बिफोर द कोर्ट व्हेन एंड वेयर ही इज रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस्ड टू आंसर द चार्ज और एलिगेशन लेवल्ड अगेंस्ट हिम, अगर वो अपीयर नहीं होता तो इस ज़िमन में कोर्ट जो है वो अपनी सेटिस्फेक्शन करने के बाद उसका श्योरिटी बांड फॉरफीट करेगी और उसके अगेंस्ट जो है वो कार्रवाई करेगी। एक बड़ी खूबसूरत जजमेंट है, उसके अंदर बड़ा प्रिसाइजली समराइज़ किया गया है इस सारी प्रोसीडिंग को, वो मैं एज इट इज़ जजमेंट आपके सामने रखता हूँ। आप बेहतर पोजीशन में होंगे फिर इस सारे कॉन्सेप्ट को समझने में। ये जजमेंट है 2014 YLR पेज 2167। इसके अंदर ये लिखा गया कि फॉर प्रोसीडिंग्स अंडर दिस सेक्शन प्रोसीजर विच इज़ टू बी अडॉप्टेड इज़, सबसे पहला कैंसलेशन एंड फॉरफीचर ऑफ बेल बॉन्ड इन फेवर ऑफ द स्टेट। सबसे पहले कोर्ट अपनी सेटिस्फेक्शन करने के बाद, सेटिस्फेक्शन किस तरह होगी कि अक्यूज पर्सन को समन भेजा जाएगा, नोटिस भेजे जाएंगे, अगर वो नहीं आता तो उसके बेलेबल वारंट इशू करेगी और उसके बाद अगर वो बेलेबल वारंट के बाद भी अपीयर नहीं होता बिफोर द कोर्ट तो फिर उसने नॉन बेलेबल वारंट इशू करेगी। अगर नॉन बेलेबल वारंट इशू करने से भी वो अपीयर नहीं होता तो फिर उसको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर देगी। और ये जो स्टेप्स कोर्ट ने लिए हैं फॉर इट्स सेटिस्फेक्शन, यही वो रीजंस हैं जो कोर्ट रिकॉर्ड करेगी। रिकॉर्ड करने के बाद फिर उस श्योरिटी बांड को फॉरफीट कर देगी, जब्त कर देगी और इससे आगे फिर इनिशिएट करेगी प्रोसीडिंग अगेंस्ट दी श्योरिटी। वो प्रोसीडिंग क्या होगी? इस जजमेंट के अंदर अगला जो स्टेप लिखा गया कि कोर्ट लेगी वो ये, इशुएंस ऑफ शो काज नोटिस टू द श्योरिटी दैट वाई पेनल्टी ऑफ द फॉरफिटेड अमाउंट ऑफ बेल बॉन्ड कुड नॉट बी इम्पोज्ड और रिकवर्ड फ्रॉम हिम। कोर्ट उसे शो काज नोटिस इशू करेगी कि ये जो स्टिपुलेटेड अमाउंट थी जो आपने अंडरटेकिंग दी थी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द अक्यूज्ड बिफोर द कोर्ट व्हेन एंड वेयर ही इज़ रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस्ड, तो उन टर्म्स एंड कंडीशन को आपने ब्रीच कर दिया है, तो एक्सप्लेन करें कि क्यों ना आप पर ये पेनल्टी जो है वो इम्पोज कर दी जाए। अगला स्टेप कोर्ट ये उठाएगी कि अगर वो शो काज का जवाब देता है या नहीं देता, अगर देता है तो वो नॉन सेटिस्फैक्ट्री है तो फिर कोर्ट क्या करेगी? इफ़ द रिप्लाई टू द शो काज नोटिस वाज मेड or not made without any justification, then on the basis of the attending facts and circumstances an order of imposition of the penalty or otherwise should be passed। कोर्ट एग्जामिन करेगी जो सर्कमस्टांसिस वहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, अटेंडिंग सर्कमस्टांसिस, फैक्ट्स, ये सर्कमस्टांसिस कौन सी हैं जो कोर्ट जो है वो ऑब्ज़र्व करेगी, ये देखेगी कि ये जो श्योरिटी है इसका नेक्सस क्या है, इसका ताल्लुक क्या है इस अक्यूज पर्सन के पास, क्या इसने ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे दिया है या इसका रिलेटिव है या ये अनकनेक्टेड विद दिस पर्सन है, सिर्फ इसने आउट ऑफ सिंपैथी
जो है आउट ऑफ सिंपैथी और ह्यूमैनिटेरियन बेस पर इसका श्योरिटी बांड दिया, तो कोर्ट फिर जो है वो ऑर्डर पास कर देगी पेनल्टी का, अगर कोर्ट आगे फर्दर प्रोसीड करेगी। डियर फेलोज, इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? फॉर द रिकवरी ऑफ द पेनल्टी अमाउंट द प्रोसीडिंग्स टुवर्ड्स अटैचमेंट एंड सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द श्योरिटी शुड बी कैरिड ऑन। कोर्ट इसके बाद जो है वो उसकी रिकवरी के लिए उस अमाउंट की, उसकी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको अटैच करने का और उसको सेल करने का हुक्म सादर फरमा देगी, लिख देगी। उसके बाद अगर कोर्ट ये समझती है कि ये इसकी अटैच जो मूवेबल प्रॉपर्टी है नहीं, या मूवेबल प्रॉपर्टी से सेल करने से या इसको अटैच करने से उसकी रिकवरी नहीं हो रही, तो कोर्ट फिर क्या करेगी? एंड इफ़ द श्योरिटी डिडंट हैव एनी मूवेबल प्रॉपर्टी एंड फेल टू मेक पेमेंट ऑफ द पेनल्टी अमाउंट, देन ही कुड बी सेंट टू द सिविल जेल फॉर अ टर्म विच मेक्स 10 to 6 months। तो कोर्ट फिर सिविल इम्प्रिजनमेंट के लिए, इम्प्रिजनमेंट में उसे 6 साल के लिए भेज देगी। डियर फेलोज, इससे अगली क्वेरी जो थी हमारी वो ये थी कि क्या अदालत इमूवेबल प्रॉपर्टी श्योरिटी की अटैच कर सकती है या नहीं कर सकती, और उसे सेल कर सकती है या नहीं कर सकती। डियर फेलोज, ये जो मैंने आपके सामने सारी प्रोसीडिंग रखी जो कोर्ट ने करनी है, उसमें बड़ा कैटेगोरिकली ये लिखा गया है कि ओनली हिज मूवेबल प्रॉपर्टी शेल बी अटैच्ड एंड सोल्ड, लेकिन उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं अटैच और सेल की जाएगी। ये एक जजमेंट के अंदर भी हेल्ड हुआ, NLR 2003 CRCP पेज 53। कहा गया कि मूवेबल प्रॉपर्टी कैन ओनली बी अटैच्ड and sold to recover forfeited amount of surety bond. This section doesn't allow sale of immovable property of surety. Dear fellows, इससे अगला क्वेश्चन जो हमने टेकअप करना है, जो क्वेरी, वो ये है, क्या अदालत श्योरिटी बॉन्ड में लिखी हुई रकम रिमिट कर सकती है? इससे मुराद ये है कि अगर सपोज के 2 लाख का जो है वो श्योरिटी बॉन्ड दिया था, तो क्या कोर्ट जो है उस 2 लाख से 1 लाख रिमिट कर सकती है, या 50,000 रिमिट कर सकती है, या 1.5 लाख रिमिट कर सकती है? तो डियर फेलोज, 514 CRPC का और उसका सब सेक्शन 5 जो है वो बड़ा कैटेगोरिकली ये कहता है कि कोर्ट की ये डिस्क्रेशन है कि उसको रिमिट कर सकती है। डियर फेलोज, इस हवाले से एक लैंडमार्क जजमेंट हमारे सामने है कि कोर्ट क्यों रिमिट करेगी, और ये रिमिशन का जो बीच में सब सेक्शन रखा है इससे इसका पर्पज़ क्या है। डियर फेलोज, ये जजमेंट है दिलदार वर्सेस स्टेट, और ये रिपोर्ट हुई है PLD 1963 सुप्रीम कोर्ट पेज 47। इसके अंदर बड़ा डिटेल के साथ ये लिखा गया कि ये कोर्ट को जो डिस्क्रेशन की दी गई है, रिमिशन ऑफ द अमाउंट ऑफ एनी पोर्शन ऑफ द अमाउंट स्टिपुलेटेड इन द श्योरिटी बॉन्ड, उसका मकसद क्या है? लिखा गया, श्योरिटीज आर नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड एज कस्टोडियंस ऑफ अक्यूज्ड पर्सन्स एंड इन द एब्सेंस ऑफ प्रूफ टू द कॉन्ट्रेरी इट मे जनरली बी assumed that they don't gain by standing surety. The system of releasing accused persons on bail has several aspects of importance to the administration of justice generally. It avoids anything in the nature of punishment in advance, since restraint upon liberty, even when applied for the purpose of ensuring that a case is duly inquired into and judged, necessarily involves loss of personal rights. At the same time, the release of accused person on bail assists in the administration of justice by preventing overcrowding in the available spaces of imprisonment. Therefore, in dealing with cases of sureties who are in default, a balance has to be held between undue leniency, which might lead to abuse of the procedure and interference with the course of justice in a large number of cases, and on the other hand, undue severity, which might lead to unwillingness on the part of neighbors and friends to come forward and give bail for persons under accusation. Finally, in assessing to what extent the bond should be forfeited, the court would have regard to such matters as whether these sureties have any direct interest through financial or blood connections with the absence of the accused, and whether they have done their best to secure his attendance. Dear fellows, इस जजमेंट के तहत 3-4 चीज़ें हमारे सामने आई। पहली बात, कोर्ट ने ये कहा कि ये श्योरिटी की जो रकम है उसको रिकवर करते वक्त, प्रोसीडिंग इनिशिएट करते वक्त कोर्ट को 2 चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए। ये देखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा लीनियंसी का मुजाहरा ना करें,
ताकि अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ प्रोसीजर ना हो। लेकिन ऑन दी अदर हैंड बहुत ज़्यादा सिविरिटी का मुजाहरा भी ना किया जाए कि लोग जो हैं वो रिलक्टेंट ही हो जाएं किसी भी शख्स की श्योरिटी देने के लिए। दूसरी बात जो उन्होंने रखी वो ये सामने रखी कि कोर्ट ये एग्जामिन करेगी कि इस शख्स की डिसअपीयरेंस की वजह से क्या श्योरिटी को कोई फ़ायदा तो नहीं पहुंच रहा, श्योरिटी को उसका कोई ब्लड रिलेशन तो नहीं है, या श्योरिटी को कोई फाइनेंशियल गेन तो नहीं पहुंच रहा इसके डिसअपीयरेंस होने से। और तीसरी बात जो देखेगी कोर्ट वो ये देखेगी कि आया कि इस शख्स ने ये किसी मॉनिटरी इंटरेस्ट की बेस पर ये श्योरिटी बांट दिया है या इसने ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर दिया है। इन सारे अटेंडिंग फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट जो है ये जो 514 का सब सेक्शन 5 है उसको इन्वोक कर सकती है फॉर द रिमिशन ऑफ द अमाउंट स्टिपुलेटेड इन द श्योरिटी बॉन्ड। डियर फेलोज, इससे अगला जो क्वेश्चन हमने फार्मूलेट किया था वो था अगर श्योरिटी अपना दिया हुआ मुचलका वापस लेना चाहे तो क्या वापस ले सकता है और कब ले सकता है और इसका तरीकाकार क्या है। डियर फेलोज, इसका आंसर ये है कि अगर उस का श्योरिटी बॉन्ड जो है वो फॉरफीट नहीं हुआ बिफोर द फॉरफीचर ऑफ श्योरिटी बॉन्ड, वो जो श्योरिटी है वो एक एप्लीकेशन मूव कर सकता है बिफोर द कंसर्न कोर्ट जिसने प्रोसीडिंग जो है वो इनिशिएट करनी है और ये रिक्वेस्ट कर सकता है कि मैं इस श्योरिटी बॉन्ड को विड्रा करना चाहता हूँ। कोर्ट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द श्योरिटी वो नोटिस सर्व करेगी उस अक्यूज पर्सन को कि ये श्योरिटी विड्रा करना चाह रहा है और आप ये आकर नया श्योरिटी बॉन्ड दें। तो डियर फेलोज, बिफोर द फॉरफीचर ये विड्रा किया जा सकता है, कोर्ट विड्रॉल का ऑर्डर पास कर सकती है। लेकिन आफ्टर द फॉरफीचर ऑफ द श्योरिटी बॉन्ड ये विड्रा नहीं किया जा सकता, फिर जो श्योरिटी है उसको इन प्रोसीडिंग का सामना करना पड़ेगा। डियर फेलोज, अगला क्वेश्चन है कि अगर श्योरिटी वफात पा जाए या दिवालिया हो जाए तो फिर अदालत क्या करेगी। डियर फेलोज, अगर श्योरिटी जो है वो वफात पा जाए और दिवालिया हो जाए बिफोर द फॉरफीचर ऑफ द श्योरिटी बॉन्ड तो फिर वो अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा और कोर्ट जो है वो अक्यूज पर्सन को दोबारा कहेगी कि नया श्योरिटी बॉन्ड दो, वो इसी तरह ऑर्डर पास करेगी जैसा कि उसने ओरिजिनल ऑर्डर पास किया था फॉर गिविंग श्योरिटी बॉन्ड। ये फेलोज, लेकिन अगर जो है वो श्योरिटी जो है वो श्योरिटी बॉन्ड फॉरफीट हो गया है उसके बाद श्योरिटी की डेथ होती है और या वो दिवालिया हो जाता है तो फिर वो उसकी एस्टेट से जो इंसॉल्वेंसी का प्रोसीजर है उसके तहत रिकवर की जाएगी और जो डिसीज शख्स है उसकी एस्टेट से वो अमाउंट जो है वो रिकवर की जाएगी। डियर फेलोज, आखिरी सवाल है हमारे सामने कि अगर मुचलका की जब्तगी यानी फॉरफीचर के ज़िमन में अंडर सेक्शन 514 कोई ऑर्डर पास किया जाता है तो अग्रीड पर्सन के पास रेमेडी क्या है। डियर फेलोज, इसके हवाले से हमारे पास सेक्शन 516 हमें ये बताता है कि 514 के तहत कोई भी ऑर्डर जो पास होगा वो अपीलेबल इन नेचर है, उसके अगेंस्ट अपील की जा सकती है। लेकिन अगर अपील प्रेफर नहीं की गई तो फिर वो रिवाइजेबल ऑर्डर है उसके अगेंस्ट रिवीजन फाइल की जा सकती है। डियर फेलोज, ये वो 11 क्वेरीज थी जिनकी मैंने आंसर करने की कोशिश की। मैं उम्मीद करता हूँ कि फॉरफीचर ऑफ बॉन्ड के हवाले से या जो मशहूर तौर पर ये कहा जाता है कि 514 की कार्रवाई उसको अभी आप बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारे बाबुल इल्म लॉ अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया।